ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर पर ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव। ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू phenomenon. It was there at the time of colonization. ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण का एग्रीकल्चर पर प्रभाव ये कोई नया फेनोमिनन नहीं है। यह उपनिवेशिक काल से ही देखने को मिलता है। जब अंग्रेज भारत पर शासन कर रहे थे तब से इसे ये देखने को मिलता है। In the 19th century, when European traders came to India, at the time too, Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops. Till today, it is one of the important items of export from India. जब भारत में यूरोपियन ट्रेडर्स हुआ करते थे, अलग अलग देशों के व्यापारी यहाँ से व्यापार किया करते थे, उस समय स्पाइसेस का एक्सपोर्ट किया जाता था दूसरे देशों में और इसका काफ़ी अधिक डिमांड हुआ करता था। साउथ इंडिया के फार्मर्स को इनकरेज किया जाता था कि वो ऐसे क्रॉप्स उगाएं जिनका एक्सपोर्ट किया जा रहा था। आज भी टिल टुडे आज भी ये स्पाइसेस जो हैं एक इम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं जिनको दूसरे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अट्रैक्टेड ब्रिटिश एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन एज अ रॉ मटेरियल फॉर देयर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश पीरियड के दौरान भारत के जो कॉटन बेल्ट्स थे उन्होंने अंग्रेजों को अट्रैक्ट किया था और यहाँ से अंग्रेज कॉटन खरीद करके ले जाते थे जिनका इस्तेमाल वो रॉ मटेरियल के रूप में अपनी इंडस्ट्री में करते थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फर्निश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। इंग्लैंड का मैनचेस्टर और लिवरपूल में जो कॉटन इंडस्ट्री लगे थे वो काफ़ी अधिक डेवलप हुए, काफ़ी अधिक फले फूले केवल और केवल भारत से एक्सपोर्ट किए जाने वाले अच्छे क्वालिटी के कॉटन फाइबर से। यू हैव रेड अबाउट चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। बिहार में चंपारण मूवमेंट 1917 में हुआ था जो कि महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह मूवमेंट माना जाता है। This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for textile industries which were located in Britain. चंपारण के किसानों को इंडिगो प्लांटेशन के लिए फोर्स किया जा रहा था क्योंकि यह ब्रिटेन के इंडस्ट्रीज के लिए बहुत जरूरी था। They were unable to grow food grains to sustain their family. जो किसान इंडिगो का प्लांटेशन कर रहे थे वे अपने परिवार को सस्टेन करने के लिए अनाज की खेती नहीं कर पा रहे थे। अंडर ग्लोबलाइजेशन, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. 1990 के बाद से ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में भारतीय कृषि ने एक दूसरा चैलेंज भी फेस किया है। Despite being an important producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute and spices, our agriculture products are not able to compete with developed countries. हालांकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रकार के फसल उगाए जाते हैं जैसे राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, लेकिन इनके बावजूद भी आज हम लोग दूसरे देशों से compete नहीं कर पा रहे हैं। यह पेपर की एक कटिंग दिखाई गई है जिसमें किसानों से जुड़ी हुई समस्याओं को दिखाया गया है। 11th प्लान मस्ट फोकस ऑन फार्मिंग। यहाँ 11th 5-year प्लान की बात कही गई है, वहीं फार्मर सुसाइड्स की भी बात की गई है, क्रॉप्स फेलियर की बात की गई है जो पहले से ही चलता हुआ वर्तमान तक आ रहा है, जो पहले भी हुआ करता था और आज भी यह समस्या देखने को मिलती है। अगर हम देखें कि हमारा एग्रीकल्चर, हमारे देश का एग्रीकल्चर दूसरे देशों से compete क्यों नहीं कर पा रहा है, तो उनमें से एक सबसे बड़ा कारण है हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज। यानी जो डेवलप कंट्रीज हैं
वहां पर किसानों को काफी ज्यादा सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड। आज जो भारत का एग्रीकल्चर है वो चौराहे पे खड़ा है। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, proper thrust should be given to improvement of the condition of marginal and small farmers। अगर एग्रीकल्चर को हमें बेहतर करना है तो छोटे और मध्यम किसानों को एक विशेष रूप से हमें सहयोग करना होगा ताकि वो खेती बेहतर ढंग से कर सकें, उसमें निवेश कर सकें और हमारे एग्रीकल्चर का पैदावार बढ़ सके। द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्रॉमिस्ड मच। ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने काफी उम्मीदें लगाई थी, काफी पैदावार बढ़ा भी, बट टुडे इट इज अंडर कंट्रोवर्सीज। लेकिन आज ये कंट्रोवर्सीज के अंतर्गत है। It is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity. The key word today is gene revolution, which includes genetic engineering. ग्रीन रिवॉल्यूशन अब आजकल कंट्रोवर्सी में है, यानी विवाद में है। कुछ लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन को अच्छा मानते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के अब खिलाफ भी बोल रहे हैं। इसका कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है ग्रीन रिवॉल्यूशन को लैंड डिग्रेडेशन का जिम्मेवार माना जा रहा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंतर्गत ओवरडोज केमिकल फर्टिलाइजर्स का खेतों में दिया जाता है जिससे हमारा लैंड डिग्रेड होता है। आज जो एक्विफर्स हैं यानी जो जल स्रोत हैं वो सूख रहे हैं क्योंकि हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर में ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत जो खेतीबाड़ी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी यानी हमारे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की जो बायोडाइवर्सिटी है, जो विविधताएं हैं, वो समाप्त होती जा रही हैं। आज आवश्यकता है जीन रिवॉल्यूशन की, यानी हमें जेनेटिक फार्मिंग की ओर अब बढ़ने की आवश्यकता है। क्या है जेनेटिक इंजीनियरिंग? जेनेटिक इंजीनियरिंग इज recognized as a powerful supplements in inventing new hybrid varieties of seeds। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक प्रकार का बहुत पावरफुल सप्लीमेंट होता है जिसका इस्तेमाल हाइब्रिड वैरायटी सीड को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच इन vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides। आज ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिमांड हो रहा है। आगे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर मूव करना चाहिए क्योंकि इसमें फैक्ट्री में बनने वाले केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता है। Hence, it does not affect environment as negative manner। यानी यह हमारे इन्वायरमेंट को निगेटिव तरीके से प्रभावित नहीं करता है। इस तस्वीर में किसानों को आप देख सकते हैं, ये पेस्टिसाइड्स स्प्रे कर रहे हैं। ये पेस्टिसाइड्स जो एक प्रकार का जहर होता है जिसे हम अपने खेतों में डालते हैं जिससे लैंड डिग्रेडेशन होता है। A few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises। कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि किसानों के एग्रीकल्चर का भविष्य बेहतर नहीं है क्योंकि उनके लैंड होल्डिंग्स छोटे और छोटे होते जा रहे हैं जबकि आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। इंडियन रूरल पॉपुलेशन इज अबाउट 833 मिलियन। 2011 के डेटा के अनुसार भारत के रूरल पॉपुलेशन 833 मिलियन है, which depends upon 250 million approximately hectares of agriculture land। और ये 833 मिलियन फार्मर्स 250 मिलियन हेक्टेयर्स एग्रीकल्चर लैंड पर डिपेंड करते हैं। An average of less than half hectare per person।
तो इस तरह से अगर हम कैलकुलेट करें तो एक आदमी के पास, एक किसान के पास हाफ हेक्टेयर लैंड से भी कम पड़ता है। Indian farmers should diversify their cropping pattern from cereals to high value crop. अब यहाँ एक सजेशन दिया गया है भारतीय किसानों को कि अब उन्हें अपने क्रॉपिंग पैटर्न में बदलाव करना चाहिए। पहले जो वो सीरियल्स का प्रोडक्शन किया करते थे, अब उन्हें हाई वैल्यू क्रॉप्स को उगाना चाहिए। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। इससे दो फायदे होंगे, इनकम भी इनका बढ़ेगा और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की समस्या है वो भी कम होगी। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल herbs, flowers, vegetables, biodiesel crops like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice and sugarcane. इनका ये मानना है कि ये जो फ्रूट्स, मेडिसिन, हर्ब्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स के क्रॉप्स होते हैं, बायोडीजल क्रॉप्स के नाम भी यहाँ दिए गए हैं, जट्रोफा और जोजोबा, इनमें काफ़ी अधिक इरिगेशन की आवश्यकता होती है राइस और शुगर केन की तुलना में। इंडियाज डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। यानी भारत के जो विविध क्लाइमेट है, इसका इस्तेमाल हम लोग अधिक कीमत देने वाले क्रॉप्स को उगाने में कर सकते हैं। ये था आपका 4th चैप्टर एग्रीकल्चर। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।